BHDE 142 के क्रम में आज हम आधुनिक युग के वैचारिक आधार में प्रतीकवाद और बिंबवाद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इग्नो की न्यू अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतीकवाद और बिंबवाद। प्रतीकवाद का प्रवर्तन एक आधुनिक वैचारिक आंदोलन के रूप में फ्रांस में हुआ। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रतीकवाद और बिंबवाद, इसमें प्रतीकवाद का जो है प्रवर्तन फ्रांस में हुआ था। आगे चलकर यह पूरे विश्व में एक प्रतिनिधि विचारधारा के रूप में व्याप्त हो गया। धीरे धीरे हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर जो यह है प्रतीकवाद की विचारधारा वह फैल गया। इसके अनुसार किसी भी विषय के प्रतीक के रूप में अभिव्यंजना करना ही प्रतीकवाद है। इस विचारधारा के अंतर्गत किसी भी विषय को प्रतीक के रूप में व्यक्त करना ही प्रतीकवाद है। साहित्यिक प्रतीकों को मुख्यतः भावनात्मक एवं व्यंजनात्मक समय पर आधारित माना जाता है और वैज्ञानिक प्रतीक किसी विशिष्ट पदार्थ या बिंब को अभिव्यक्त करते हैं। अतः भाव प्रेषण तथा अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों को प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। यहाँ हम देखें तो जो साहित्य होता है उसमें लेखक द्वारा अपने भाव को भी प्रकट किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसी भी पदार्थ को बताने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम समझें तो भाव को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के समक्ष प्रकट करने के सही माध्यम ही प्रतीकात्मक कहा जाता है। समाज, धर्म, संस्कृति तथा साहित्य क्षेत्रों की अधिकांश क्रियाएं तो शत्र रूप में प्रतीकात्मक ही होती है। अचेतन में होने वाली प्रक्रियाएं भी प्रतीकात्मक ही कही जा सकती है। केनफ वर्ग के प्रतीक की विस्तृत व्याख्या की है। केनफ वर्ग ने प्रतीक की विस्तृत व्याख्या की है। वे कहते हैं कि प्रतीकों का कार्य किसी अनुभव के प्रतिरूप अथवा प्रतिवृत्ति का शाब्दिक समय अभिव्यंजित करना है। मानव भाव तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ केनफ वर्ग ने बताया है कि और वे कहते हैं कि प्रतीकों का कार्य जो होता है किसी अनुभव को उसके रूप अथवा उसके प्रतिरूप का शाब्दिक समझ दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम है। मानव भाव तथा अनुभूतियों के व्यक्ति के लिए प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकवाद जो है वह नग्न तथा यथार्थ चित्रण के स्थान पर प्रतीकात्मक चित्रण करने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे यथार्थ के आधार पर होने वाले नग्न चित्र से युक्त अभिव्यक्तियों को रोका जा सकता है। प्रतीकवाद 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में प्रकृतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा था। इसके बाद में मेलार्मे, बलेरी, बर्ले तथा रीबे आदि ने इसे आगे बढ़ाया। मेलार्मे का कहना है कि वही कविता श्रेष्ठ हो सकती है जो अनुभूति का संकेत मात्र देकर रह जाए। मेलार्मे का कहना है कि कविता वही श्रेष्ठ है जो अनुभूति का मात्र संकेत दे, उसका धीरे धीरे उद्घटन करे। अनुभूति की स्पष्ट अभिव्यक्ति के अर्थ हैं कविता के 3/4 सौंदर्य को नष्ट कर देना। अब आइए बिंबवाद को समझ लेते हैं। बिंबवाद के मूल में भी नए काव्य के अन्वेषण की प्रेरणा है। जब हम बिंबवाद की बात करते हैं तो इसके जड़ में भी नए काव्य के रूप में खोज की एक प्रेरणा है। इसके प्रवर्तन ह्यूम माने जाते हैं। इन्होंने विशिष्ट काव्य रूप की चर्चा कर बहुतों को प्रभावित किया था। परिणामतः
एजरा पाउंड, रिचर्ड एल्डिंगटन, F.S. फ्लिंट आदि इनके अनुयायी हो गए। सन 1914 ईस्वी में एजरा पाउंड के संस्थापक में दी इमेजिस्ट नाम का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें इन लोगों ने अपने सिद्धांत की मान्यताओं का प्रकाशन किया। कम से कम शब्दों में पूरे चित्र को उतार देना ही इनका आदर्श रहा। इसके लिए शब्द चयन की विशिष्टता पर ये बल देते रहे, क्योंकि सामान्य शब्द की अपनी अर्थवत्ता और चित्रात्मक सांकेतिक के लिए अद्वितीय बन सकता था। सन 1909 से लगभग 1930 तक चलने वाले इस आंदोलन का प्रभाव हिंदी कविता में सन 1940 के बाद दिखाई देता है। अज्ञेय, गिरिजा कुमार, शमशेर, धर्मवीर भारती आदि साहित्यकार बिंबवादी इसी विचारधारा से प्रेरित जान पड़ते।